सो हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट लेक्चर में बॉडी फ्लूइड हमने ख़त्म किया था। इस लेक्चर में सर्कुलेशन पूरा ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कंसिस्ट करता है हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड, ब्लड वेसल्स एंड पंपिंग डिवाइस। तो सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या होता है? ब्लड होता है, लिम्फ होता है। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? जिसके थ्रू ब्लड हमारा फ्लो होता है, जिसमें आर्टरीज आते हैं, कैपिलरी आता है, वेन आता है एंड पोर्टल सिस्टम आता है। उसके बाद पंपिंग डिवाइस क्या होता है? जो ब्लड को पंप करता है उसको कहते हैं हम लोग हार्ट। अब आता है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। दो टाइप का सर्कुलेशन होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ओपन सर्कुलेशन मतलब क्या होता है कि जो ब्लड हमारा हार्ट से पंप हुआ है वो किसके थ्रू हमारी बॉडी कैविटी में जा रहा है। तो ये साइनस के थ्रू जाता है और एक लार्ज वेसल्स रहता है साइनस, उसके थ्रू जाता है। ये ज़्यादातर हमारे आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का में देखने को पाए जाते हैं और इनवर्टिब्रेट्स में देखने को पाए जाते हैं। और दूसरा टाइप है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कहाँ होते हैं? जब ब्लड पंप होता है तो उसके बाद हार्ट से ब्लड पंप होता है तो ये ब्लड कैपिलरी के थ्रू हमारे बॉडीज़ में ब्लड टिश्यू में पहुंचते हैं। उनको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें एनालिड्स और कॉर्डेट्स आते हैं। अब बात करते हैं कि सर्कुलेशन किस तरह का होता है। दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल, एक होता है डबल। तो सिंगल हमको कहाँ देखने को मिलता है? एक फिश में देखा जाता है सिंगल टाइप सर्कुलेशन, जिसके अंदर लंग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है क्योंकि वो रिस्पायर करते हैं गिल्स से, इसीलिए वो सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन रहते हैं। और डबल सर्कुलेशन की बात करें तो डबल सर्कुलेशन में दो टाइप का सर्कुलेशन इन्वॉल्व होता है, जिसमें पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब जो हार्ट से लंग्स से हार्ट की तरफ एक सर्कुलेशन होता है और हार्ट से टिश्यू की तरफ होता है। तो ये दो टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है, इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन की बात करें तो डबल सर्कुलेशन में सबसे पहले आता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल से निकलता है। राइट वेंट्रिकल से निकलने के बाद वो पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए लंग्स में जाता है और लंग्स से वो पल्मोनरी वेन्स में जाता है। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो राइट आर्टरी में जाता है। तो ये होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये मैं डबल सर्कुलेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। इसमें क्या होता है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड कौन रिसीव करता है? पल्मोनरी आर्टरी रिसीव करती है। पल्मोनरी आर्टरी से वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। लंग्स से वो पल्मोनरी वेन्स में जाता है। पल्मोनरी वेन्स से होते हुए लेफ्ट आर्टरी में जाता है। उसके बाद सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है वो ऑर्टा के थ्रू होते हुए बॉडी टिश्यू में जाता है और वेना कावा के थ्रू वापस राइट आर्टरी में चले आता है ब्लड। तो ये होता है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन विच इज़ कॉल्ड एज अ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लो पंप होता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है। अब बात करते हैं टाइप्स। अब आते हैं हम लोग हार्ट के बारे में। तो कितने टाइप के हार्ट प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में? फिश की बात करें तो वो 2 चैम्बर उनमें हार्ट प्रेजेंट होता है। उनमें सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि गिल्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स नहीं होते हैं। पंप क्या करते हैं? वो लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है उनके बॉडी में। और उनके हार्ट के कितने चेम्बर्स रहते हैं? 2 चेम्बर्स रहते हैं। एक होता है आर्टरियम, दूसरा होता है वेंट्रिकल्स। अब बात करते हैं दूसरा एम्फीबियंस। एम्फीबियन के 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 आर्टरियम एंड 1 वेंट्रिकल। मिक्स ब्लड पंप करते हैं। क्यों पंप करते हैं? क्योंकि इनके एक वेंट्रिकल्स होने की वजह से जो ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है हार्ट में, इसकी वजह से ये इनकम्प्लीट टाइप ऑफ सर्कुलेशन शो करते हैं, जो कि डबल सर्कुलेशन होता है लेकिन इनकम्प्लीट शो करते हैं क्योंकि इनके जो ब्लड्स रहते हैं ये मिक्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और 3 चैम्बर हार्ट होने में इनका भी 2 आर्टरियम्स रहता है और 2 वेंट्रिकल्स रहते हैं। अब इनके बीच में सेप्टम आ जाता है, लेकिन सेप्टम आधा ही रहता है और ऊपर में सेप्टम के ऊपर भी ब्लड मिक्स होने के चांसेस रहते हैं। तो ब्लड मिक्स हो जाता है जिसकी वजह से ये भी इनकम्प्लीट रहता है और डबल सर्कुलेशन होते हैं इनमें भी। और क्रोकोडाइल को एक्सेप्शन में इसलिए रखा गया, क्रोकोडाइल रेप्टिलियंस ही है, रेप्टाइल्स में ही आते हैं, लेकिन उनके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है। अब बात करते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स की। बर्ड्स एंड मैमल्स कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर हार्ट, 2 आर्टरियम, 2 वेंट्रिकल्स और ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन दिखाते हैं और इसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। अब बात करते हैं हम ह्यूमन हार्ट की।
ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो ह्यूमन हार्ट कहाँ से ओरिजिनेट होता है, हमारे मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है। वेट की बात करें तो ये 250 to 300 ग्राम का होता है। पोजीशन कहाँ होता है, पोजीशन कहाँ होता है, ये लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है और स्टर्नम के मीडिया में प्रेजेंट होता है, और एक कार्डियक नॉच रहता है उसके थ्रू उसके वहाँ से अटैच रहता है, ये कार्डियक नॉच से अटैच रहता है, और टिल्ट रहता है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ही टिल्ट रहता है। और कुछ कंडीशन में हार्ट हमारा राइट की तरफ टिल्ट रहता है, उसको कहते हैं लोग डेक्स्ट्रोकार्डिया। अब अगर हम अपने हार्ट की बात करें तो हमारा हार्ट इसका दो कंसिस्ट करता है, एक होता है हमारा बेस ऊपर की तरफ और एक पॉइंटेड एपेक्स रहता है। ये हमारा कंसिस्ट करता है, एक मिनट से, अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्या होता है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करें तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसा एक्चुअली हार्ट होता नहीं है, लेकिन आप लोगों को रिमेंबर करने के लिए एक ऐसा बनाया गया है। तो एक है, पहले ये होता है हमारा सुपीरियर वेना कावा, एक होता है इन्फीरियर वेना कावा। ये दोनों ऐसे अटैच रहते हैं और इन दोनों का एक कॉमन पैसेज होता है। यहाँ से ये कहाँ ओपन होते हैं, राइट आर्ट्रियम में ओपन होते हैं। ये राइट आर्ट्रियम में ओपन होते हैं, राइट आर्ट्रियम में। और राइट आर्ट्रियम में और क्या रहता है, कोरोनरी वेन्स एंड कोरोनरी साइनस ओपन होता है, यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, कोरोनरी वेन्स और कोरोनरी साइनस। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था कि हार्ट हमारे 4 चेंबर होते हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और राइट आर्ट्रियम में क्या ओपन होता है, सबसे पहला सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा ये स्ट्रेट लाइन में रहते हैं, यहाँ से हमारा सुपीरियर वेना कावा, ये हो गया हमारा इन्फीरियर वेना कावा, यहाँ से और यहाँ से एक कॉमन पैसेज के थ्रू ये लोग राइट आर्ट्रियम में ओपन होते हैं। अब बात करते हैं इनके ओपन होने के बाद इनके ओपनिंग पे कौन सा वॉल प्रेजेंट होता है, स्टीशियन वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं राइट वेंट्रिकल की। राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं। इसके बाद वॉल की बात कर लेते हैं। वॉल में एक होता है स्टीशियन वॉल, दूसरा होता है कस्पिड वॉल। कस्पिड वॉल में 2 टाइप होता है, एक ट्राइकस्पिड होता है, एक बाइकस्पिड होता है। तो ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारा ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है। बाइकस्पिड वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारा बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं सेमिनुलार वॉल, जो सेकेंड टाइप है। सेमिनुलार वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा पल्मोनरी आर्टरीज और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ लेफ्ट आर्टरिया में हमारे 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स देखे जाते हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ब्लड अंदर की तरफ आता है, ठीक है, ब्लड हमारा अंदर की तरफ आता है लंग्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉर्डा टेंडिया की, जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक डेंस रहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स में और राइट वेंट्रिकल्स में होते हैं, ताकि जो ब्लड है वो यूनिडायरेक्शनल में फ्लो हो और ऊपर की तरफ ना जाए। इसके लिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरिया में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्रेट्स में। राइट साइड की पतली होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थिक होता है। क्यों थिक होता है, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज़्यादा होता है। इसी की वजह से इसके थ्रू जो ब्लड है वो पंप होकर पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू अओर्टा से निकलता है, इसीलिए यहाँ का थिक होता है। और सबसे बड़ा जो हम चेम्बर की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल ही होता है। बात करते हैं वॉल की। जैसे मैंने बताया कि ये डबल फोल्ड होता है एंडोकार्डियम में, और ये मस्कुलर फ्लैप होता है, इस तरह के फ्लैप होते हैं, ये ओपन क्लोज होते हैं, ये वॉल होते हैं हमारे। तो ये मस्कुलर फ्लैप होते हैं, और क्या रहता है, 2 तरह के होते हैं, कस्पिड होता है और दूसरा होता है हमारा वेंट्रियो आर्टिकुलर वॉल। कस्पिड में कौन से रहते हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, और एक होता है सेमिनुलर वॉल। अब बात करते हैं कॉर्डा टेंडिने की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये की फ्लैप कस्पिड वॉल टुवर्ड्स द वेंट्रिकल ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ये हेल्प करते हैं, ताकि जो ब्लड है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो। अब बात करते हैं कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट क्या होता है, पहली बात तो ह्यूमन हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक मतलब कि ह्यूमन हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, ये ह्यूमन हार्ट में ये मायोजेनिक होता है, क्योंकि ये ह्यूमन हार्ट के मसल्स इसको कंट्रोल करते हैं। दूसरा
दूसरा टाइप होता है वो होता है न्यूरोजेनिक, वो अदर ऑर्गेनिजम्स में देखे जाते हैं जिनका ह्यूमन हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंड होता है। हमारा मायोजेनिक होता है, कंडक्शन ऑफ हार्ट जीन ओरिजिनेटेड बाय, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कार्डियक मसल्स से ओरिजिनेट होते हैं। कार्डियक मसल्स में नोडल टिश्यू होता है, नोडल टिश्यू से होता है। नोडल टिश्यू क्या होता है, नोडल टिश्यू के टाइप्स होते हैं, इसमें 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है एसए नोड, दूसरा होता है एवी नोड, तीसरा होता है बंडल ऑफ हिप्स, उसको एवी बंडल भी कहते हैं, बंडल्स ऑफ पर्किंजे फाइबर भी कहते हैं, फोर्थ होता है पर्किंजे फाइबर। एसए नोड को हम पेस मेकर भी कहते हैं, एवी नोड को पेस सेटर कहते हैं। अभी बात करते हैं इसके बारे में। एसए नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, मैं एसए नोड प्रेजेंट होता है हमारा अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट आर्टियम, राइट आर्टियम के अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। और यहाँ से कितने इम्पल्स जनरेट होते हैं, पोटेंशियल कितना होता है, 70 to 75 इम्पल्स जनरेट करते हैं पर मिनट। और फिर एवी नोड की बात करें तो एवी नोड क्या होता है, ये लोअर राइट कॉर्नर में, राइट आर्टियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में ये प्रेजेंट होते हैं। इनका कितना होता है पोटेंशियल, 60 to 65 इम्पल्स पर मिनट प्रोड्यूस करने का। अब बात करते हैं बंडल ऑफ हिप्स, थर्ड टाइप है। पहले एसए नोड रहता है जो हमारा राइट आर्टियम में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि मैंने कहा राइट आर्टियम में एसए नोड प्रेजेंट होता है कॉर्नर में, टॉप पे ऊपर के कॉर्नर में प्रेजेंट होने के बाद यहाँ से ये इसका पोटेंशियल ज़्यादा रहता है, ये पर मिनट ज़्यादा इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद आता है हमारा एवी नोड, उसका पोटेंशियल कम होता है, वो उससे कम इम्पल्स जनरेट करेगा। फिर आता है बंडल ऑफ हिस, जो बंडल ऑफ हिस है इसके पास और कम होता है, जिसका 40 to 45 इम्पल्स ये प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आता है पर्किंजे फाइबर, पर्किंजे फाइबर होते हैं वो हमारे बेस इनसाइड बेस ऑफ हार्ट प्रेजेंट रहते हैं, वो एक ब्रांच टाइप में रहते हैं। जो मॉडिफिकेशन रहता है हमारा बंडल ऑफ हिस का, ये क्या रहता है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल के वॉल्स पे प्रेजेंट रहते हैं, जिन जो 20 to 25 इम्पल्स पर मिनट प्रेजेंट पोटेंशियल इनका रहता है जनरेट करने का। अब बात करते हैं एसए नोड के बारे में। एसए नोड लार्जेस्ट नोडल टिश्यू में इसको माना जाता है, ये 100 इम्पल्स पर मिनट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये कितने करते हैं, 70 to 75। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वेगस नर्व की वजह से। वेगस नर्व क्या करता है, ये वेगस नर्व क्या होता है, ये इनहिबिट करता है इनके मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा होने वाले पोटेंशियल को इनहिबिट करता है। जैसे कि आप अगर बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाने के बाद अगर आपकी बाइक की स्पीड मतलब ज़्यादा स्पीड 140 या 120 है, तो आप 140-120 तक अगर आपके एक्सीलेटर से उतना जा रहे हैं, तो अगर उसको आपको रोकना हो तो उसके लिए आपको जो ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने की वजह से उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। उसी तरह से जो वेगस नर्व होता है, ये हार्ट बीट को 100 हार्ट बीट ना जाए, इसके लिए ये वेगस नर्व रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसका इफेक्ट, इसका जो इनहिबिट कर देता है 100 इम्पल्स जाने तक, इसको 70 to 75 के बीच में रोक देता है। वेगस नर्व क्या करता है, इफ़ वेगस नर्व कट, अगर वेगस नर्व को हम लोग कट कर दे तो हार्ट बीट रेट हाई हो जाता है। एसए नोड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिसिटी, मतलब एसए नोड क्या करता है, हार्ट की रिदमिसिटी, मतलब रिदम से किस तरह से वो हार्ट बीट हो रहा है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। मतलब 70 to 75 में इनकी रिदमिसिटी रहती है, और इसको मेंटेन करने का काम भी करता है। एसए नोड नॉन फंक्शनल, अगर एसए नोड नॉन फंक्शनल हो गया तो क्या होता है, हार्ट बीट रिदमिक हो जाता है, अरिदमिक हो जाता है, मतलब ये अनकंट्रोल्ड, मतलब ये अरिदमिक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। और हार्ट बीट बढ़ने की वजह से मतलब इसको रोकने के लिए हम आर्टिफिशियल पेसमेकर का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं साइज़ ऑफ चैम्बर। सबसे बड़ा, जैसे मैंने बताया, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा होता है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल होता है, राइट आर्टियम उससे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है, उससे छोटा राइट आर्टियम होता है, उससे छोटा लेफ्ट आर्टरिया होता है, उससे छोटा राइट आर्टरिया होता है, उससे छोटा लेफ्ट आर्टरिया होता है। पोटेंशियल की बात करें नोडल टिश्यू का, तो एसए नोड का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद एवी नोड का होता है, उसके बाद बंडल ऑफ हिप्स का होता है, उसके बाद पर्किंजे फाइबर्स का होता है। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी की बात करें कि जब कार्डियक एक्टिविटी के रेगुलेशन की बात करें तो जो ब्रेन में हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में के 2 टाइप होते हैं, एक एएनएस होता है, तो हम लोग एएनएस की बात करते हैं। एएनएस होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है।
हम लोग ऑटोनोमस की बात करते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दो टाइप होते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, दूसरा होता है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, जब बॉडी हमारी रेस्टिंग फेज में रहती है, जैसे मैं भी अगर रेस्टिंग फेज में हूँ तो मैं सिंपैथेटिक हूँ। और अगर कोई किसी सिचुएशन में कहीं कोई डरा हुआ है या कोई रन कर रहा है, कुछ दौड़ रहा है, तो वो एक इमरजेंसी में होता है, उसको कहते हैं सिंपैथेटिक। और अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो ये इसमें क्या आते हैं, वेगस नर्व आते हैं। वेगस नर्व क्या रिलीज़ करते हैं, एसिटाइल कोलाइन रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट रेट रिड्यूस हो जाता है। अभी मैं बैठा हूँ, मेरा हार्ट बीट रेट रिड्यूस है, मैं पैरासिम्पैथेटिक में हूँ क्योंकि मैं रेस्टिंग फेज में हूँ। मेरे वेगस नर्व रिलीज़ किए एसिटाइल कोलाइन, जिसकी वजह से मेरा हार्ट बीट रेट रिड्यूस हुआ है। सिंपैथेटिक की बात करें तो ये इमरजेंसी में एक मतलब एक्साइट होते हैं, उसमें एक्टिव होते हैं। उसमें आता है हमारे स्पाइनल नर्व्स आते हैं। स्पाइनल नर्व्स हमारे क्या रिलीज़ करते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब बात करते हैं हार्मोन रेगुलेशन की। कौन से हार्मोन रेगुलेट करते हैं, पहला आता है एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वो क्या रिलीज़ करते हैं, एड्रेनल एंड नॉन एड्रेनल, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट बीट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा आता है थायराइड। इसके लिए मेन फंक्शन थायराइड का होता है। थायराइड ग्लैंड से थायराइड ग्लैंड हमारा क्या रिलीज़ करता है, थायरोक्सिन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारा BMR इंक्रीज़ हो जाता है और हार्ट बीट रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब बात करते हैं हार्ट साउंड का। साउंड कैसे आता है, ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस। पहले तो कार्डियक साइकिल के टाइम 2 साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको स्टेथोस्कोप से सुना जाता है, हमारे जैसे NCERT में है। और दिस साउंड आर क्लिनिकली डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। ओके, तो पहला 2 साउंड कौन सा होता है, एक होता है लब साउंड होता है, एक होता है डब साउंड। तो लब साउंड जो लब डब ऐसे आवाज़ें आती हैं, तो ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वॉल। ये कैसे आता है, आवाज़ कब रिलीज़ होता है कि जब हमारे वॉल बंद होंगे तो हमारी आवाज़ आती है, तो ये आवाज़ आता है। तो जब कस्पिड वॉल बंद होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक साउंड, मतलब जब हमारे वेंट्रिकल्स सिस्टोल होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारे वेंट्रिकल्स, तो कस्पिड वॉल्स क्लोज हो जाते हैं और उनके क्लोज होने पे लब आवाज़ आती है। और ये क्या होता है, इसका लॉन्ग ड्यूरेशन होता है लेकिन पिच लो होती है। और जो होता है सेकंड साउंड होता है डब साउंड होता है। डब साउंड क्या होता है, जो हमारे सेमिनुलर वॉल है वो क्लोज होते हैं। कब क्लोज होते हैं सेमिनुलर वॉल, जब हमारे वेंट्रिकल डायस्टॉल होते हैं, मतलब जब हमारे रिलैक्स होते हैं हमारे वेंट्रिकल्स, तब ये साउंड, तब हमारे सेमिनुलर वॉल क्लोज होता है और तब डब की आवाज़ आती है। इसकी पिच हाई रहती है लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, तो इसीलिए ऐसा आवाज़ आता है, लब डब, इस तरह की आवाज़ आती है। लो पिच एंड हाई लो पिच एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, हाई पिच एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। अब बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल क्या होता है, इट इज़ द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरी वेंट्रिकल्स। मतलब जब एक सिस्टोल एक डायस्टोल कंप्लीट हो जाता है, उसको कहते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो ड्यूरेशन क्या होता है हार्ट बीट का या कार्डियक साइकिल का, 0.8 सेकेंड। अब इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो इस डायग्राम में सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो है ये हमारा वेंट्रिकल है, ये हमारा वेंट्रिकल है, और ये जो ग्रीन दिख रहा है ये हमारा आर्ट्रियम है। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग इसको पहले बात तो 3 पार्ट, 0.8 सेकेंड में हमारा कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जब हमारा आरटीएम सिस्टोल होता है, जब हमारा आरटीएम सिस्टोल होता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अगर हमारा आरटीएम 0.1 सेकेंड में सिस्टोल कर रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो रिलैक्स कितने सेकेंड में करेगा, 0.7 सेकेंड में करेगा। मतलब ये देखिए, ये हमारा आरटीएम है, 0.1 सेकेंड में ये क्या कर रहा है, सिस्टोल कर रहा है। तो बाकी का 7 सेकेंड में ये देखिए 7 सेकेंड में डायस्टॉल कर रहा है। 0.1 सेकेंड में सिस्टोल कर रहा है, तो ये कितने टाइम में डायस्टॉल करेगा, 0.7 सेकेंड में डायस्टॉल करेगा। ठीक है, दूसरे कंडीशन में आते हैं। दूसरे कंडीशन में 0.3 सेकेंड, अगर हमारा आरटीएम डायस्टॉल कर रहा है, अगर हमारा वेंट्रिकल कौन सा हमारा वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल अगर मेरा 3 सेकेंड में ये डायस्टॉल कर रहा है, सिस्टोल कर रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 0.3 सेकेंड में, तो ये डायस्टॉल कितने सेकेंड में करेगा, ये डायस्टॉल करेगा 5 सेकेंड में। ये देखिए, ये 4 और ये 1, तो यहाँ से ये डायस्टॉल करेगा। ओके, तो
टोटल अगर हम देखेंगे, जैसा मैंने बताया, आरटीएम अगर मेरा 0.1 सेकेंड में सिस्टोल कर रहा है तो 0.7 सेकेंड्स में वो डायस्टोल करेगा। दोनों को ऐड करेंगे 0.8 सेकेंड आएगा। अगर मेरा वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड में डायस्टोल सिस्टोल कर रहा है तो 0.5 सेकेंड में ये डायस्टोल करेगा। इसको हम लोग कहेंगे, ये हमारा कार्डियक साइकिल इस तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है। एट द एंड ऑफ द, अब हम बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में और डीप में बात करते हैं। एट द एंड ऑफ द जॉइंट, अच्छा इसमें मैंने बताया नहीं, जब हमारा आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों साथ में डायस्टोल करते हैं तो उसको हम लोग जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, जिसमें देखेंगे 0.4 सेकेंड, ये देखेंगे 0.4 सेकेंड में जॉइंट डायस्टोल होता है, जिसमें हमारा आर्ट्रियम और वेंट्रिकल दोनों साथ में डायस्टोल करते हैं। अब बात करते हैं, जब हमारा जॉइंट में डायस्टोल कंप्लीट हो जाता है तो 2/3 70% ऑफ वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो जाता है। 4 सेकेंड में, 0.4 सेकेंड में जो वेंट्रिकल्स है उसमें 70% ब्लड फिल हो जाता है। बाकी 30% कब होता है, जब हमारे आर्ट्रियम, देखिए 0.1 सेकेंड में हमारे आर्ट्रियम है जब सिस्टोल करते हैं तब बाकी का 30% ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जब फिल हो गया तो फर्स्ट हार्ट साउंड हमारे 0.1 सेकेंड में लब साउंड निकलता है, क्योंकि हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल हुए, क्योंकि हमारा आर्ट्रियम सिस्टोल हुआ है। ठीक है। अब सॉरी, अब बात करते हैं डब साउंड की। तो डब साउंड कहाँ से थे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड क्लोजिंग ऑफ सेमिनुलर वॉल। मतलब जब हमारा सेमिनुलर वॉल निकलता है तो 0.3 सेकेंड के बाद हमारा डब साउंड रिलीज होता है, तो हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, मतलब ये रिलैक्स होता है। अब बात करते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम की। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, इसको समझने के लिए मान लीजिए, अब इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकल्स 120 ml का 120 ml ब्लड ये कंटेन करता है। ठीक है, 120 ml ब्लड कंटेन करता है। तो मान लीजिए कोई बॉटल है, उसमें 120 ml और हम लोग पानी डाल दी और उसको बीच से दबा दी। तो जब दबा देते हैं तो होता है हमारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है, जो पानी निकल गया वो हमारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हो जाता है, और जो बच गया वो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम बचता है। ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की 120 ml ऑफ ब्लड इसका ये कंटेन करता है, और ये किसके बराबर होता है, EDV, मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ वेंट्रिकल। जितना बड़ा साइज रहेगा उतना ज़्यादा EDV उसमें कंटेन होगा। EDV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्यूरेशन ऑफ फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। जितने जल्दी वो, जितना टाइम लेगा वेंट्रिकल फिल करने को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा EDV के एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के। अब बात करते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो अब बीच में से मैंने दबा दिया तो 120 ml में से मेरे 70 ml मेरा उसमें से कितना निकल गया, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था मेरा, अब इसमें से मेरा 70 ml ब्लड बाहर निकल गया, तो बचा कितना 50 ml। तो ये हो जाएगा हमारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि बचा हुआ कितना है इसके अंदर, 70 ml इसमें बचा है, तो हो जाएगा हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। अब बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि हार्ट बीट रेट में हम स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हार्ट बीट रेट कितना होता है हमारा, यूजुअली 72 होता है, और कितना होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम 70 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लीटर पर मिनट हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है। तो ब्लड प्रेशर, इट इज़ द प्रेशर विच एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ वेसल्स ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड फ्लो होने के टाइम जो वेसल्स के वॉल पे प्रेशर डालते हैं उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। इसको किससे मेजर किया जाता है, स्फाइगोमेरोमीटर से मेजर किया जाता है। तो अगर हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो दो पार्ट में इसको हम लोग मतलब मेज़र करते हैं। एक होता है सिस्टोलिक, दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारा नॉर्मल 80, और सिस्टोलिक कितना होता है 120। तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80। पल्स प्रेशर की बात करें तो पल्स प्रेशर में सिस्टोलिक को डायस्टोलिक से माइनस कर देते हैं। सिस्टोलिक कितना था हमारा 120 था, और डायस्टोलिक कितना था ब्लड प्रेशर 80 था, माइनस कर देंगे 40, तो हमारा पल्स प्रेशर कितना होता है 40 का होता है। अब
इसमें हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, हाईएस्ट बीपी, लोएस्ट बीपी की बात करेंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर मतलब जो हमारा 140/90 रहता है, उससे ज़्यादा जब प्रेशर हमको मिलता है तो उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब आपका मतलब जो सिस्टोलिक है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, उसका मेजर 110/70 हो जाए, उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, उसको कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया क्या होता है कि जब हमारा हार्ट बीट रेट ज़्यादा हो जाए, जब हार्ट बीट रेट ज़्यादा हो जाता है उसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया कंडीशन। ब्रैडीकार्डिया में क्या होता है? हार्ट बीट रेट कम हो जाता है। हाईएस्ट बीपी क्या होता है? ऑर्टा होता है। हाईएस्ट और लोएस्ट बीपी क्या होता है? इन्फीरियर वेना कावा होता है, वेना कावा में होता है। तो अब डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? इट इज़ अ टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर दैट इज़ हायर इन नॉर्मल टू, मतलब जैसा 120/80 हमारा ब्लड प्रेशर रहता है नॉर्मल, उससे अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको हाइपरटेंशन मानते हैं। इफ़ रिपीटेड चेक टू द ब्लड प्रेशर, हम लोग इसको बार बार चेक करते हैं, जो अगर 140/90 हो गया तो ये हाइपरटेंशन में हम इसको काउंट करते हैं। अगर 140/90 मतलब 120 से और 80 से ज़्यादा पाया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर लीड टू द हार्ट डिसीज़, जैसे हार्ट डिसीज़ को ये इफेक्ट करता है, मतलब ये इंडिकेट करता है। ऑल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन, मतलब अगर ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी, ब्रेन, ये सब के लिए भी ये मतलब डेंजरस होता है। इंसान मतलब ह्यूमन इससे ये ब्रेन और किडनी को भी डैमेज कर सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या होता है? जो हमारे आर्टरीज रहते हैं, आर्टरीज के ऊपर हमारे आर्थ्रोमा की लेयर जमा हो जाती है। आर्थ्रोमा में हमारे कैल्शियम, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, इसके जमा होने की वजह से इनका एक डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन होने की वजह से ब्लड फ्लो होने में दिक्कत होती है, तो वहाँ से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। जब हमारा 75% से ज़्यादा आर्थ्रोमा यहाँ डिपॉजिट हो जाता है तो मायोकार्डियल इस्चीमिया, मतलब वहाँ मायोकार्डियल इस्चीमिया कंडीशन भी जनरेट हो जाती है। एंजाइना भी हो सकता है और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। पहले तो मायोकार्डियल इस्चीमिया हो जाएगा, वहाँ हमारा ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा हार्ट तक, और इसकी वजह से हार्ट मसल्स काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर की वजह से एंजाइना मतलब एक्यूट चेस्ट पेन हो सकता है, और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब कार्डियक अरेस्ट आने का भी संभावना होता है। अब एंजाइना की बात करते हैं। एंजाइना मतलब क्या होता है? एंजाइना मतलब होता है एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट चेस्ट पेन होता है क्योंकि ज़्यादा जितना ऑक्सीजन चाहिए हमारे हार्ट को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और इसको कहते हैं हम लोग एंजाइना। अब हार्ट फेलियर की बात करते हैं। हार्ट फेलियर क्या होता है? हमारा हार्ट फेलियर होता है हमारे हार्ट मसल्स में से कोई एक पार्ट वो काम ना करे। क्यों नहीं काम कर पाते हैं? क्योंकि हार्ट फेलियर मीन्स लीड्स टू द व्हेन द नॉट पंपिंग ब्लड, मतलब ब्लड नहीं पंप कर पाते हैं बॉडी में। तो क्यों नहीं पंप कर पाते हैं? क्योंकि जो लंग्स रहता है, लंग्स के यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से ऑक्सीजन हमारे हार्ट मसल्स तक नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से हार्ट जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, और उसकी वजह से वो पंप नहीं हो पाता है बॉडी में। इसको बोलते हैं एक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ कंजेशन ऑफ द लंग्स के कंजेशन की वजह से, जैसा मैंने आपको बताया। अब इसमें मायोकार्डियल इस्चीमिया क्या होता है? मायोकार्डियल इस्चीमिया में ऑक्सीजन का सप्लाई लंग्स से हार्ट तक नहीं हो पाता है। इसके दो कंडीशन होते हैं, लंग कंजेशन और सीईडी। मतलब मैंने जैसे सीईडी बताया था आपको कि आर्टरीज पे आर्थ्रोमा का डिपोजिशन। अब बात करते हैं हार्ट अटैक की। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, डेथ ऑफ अ पार्ट्स ऑफ हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स के पार्ट का डेथ होना, मतलब वो इनएक्टिव हो जाना, वो काम नहीं करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कंप्लीट डेथ ऑफ कार्डियक मसल्स। मतलब पहले तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कुछ पार्ट जो रहते हैं वो ख़राब होते हैं, वो काम नहीं करते। कार्डियक अरेस्ट में पूरा का पूरा हार्ट मसल ही नहीं काम करता है, इसकी वजह से इंसान कार्डियक अरेस्ट होता है और कंप्लीट डेथ ऑफ ह्यूमन हो जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की, ईसीजी की बात करते हैं। ईसीजी क्या होता है? ईसीजी इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। अब ईसीजी क्या होता है? ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। अब ये क्या होता है कि जब ईसीजी कराने जाते हैं तो ईसीजी में हमारे पास हमें इलेक्ट्रिकल लीड्स हमारे दोनों हाथ पे और हमारे लेफ़्ट एंकल पे लगाया जाता है, और ये एक ट्रायंगल शेप बनाते हैं,
ये ट्रायंगुलर शेप बनाने के बाद इनके बीच में जो लीड्स कनेक्ट करते हैं उनके बीच में एक जेल लगाया जाता है, जिससे कोऑर्डिनेशन अंदर से और इनका एक कंडक्शन ऑफ इम्पल्स बराबर हो, इन इम्पल्स का कंडक्शन बराबर हो, इसके लिए जेल लगाया जाता है। और इससे जो हमारा इम्पल्स का है इससे ग्राफ ये ईसीजी के लिए ये यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं लिम्फ लीड्स कहते हैं। ये रिस्ट पे लगता है और लेफ्ट एंकल पे क्यों लगता है? क्योंकि हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड में टिल्ट रहता है। दैट्स कंटिन्यूस मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। द कनेक्शन ऑफ दिस लीड्स नोन एज अ एंथोवर ट्रायंगल क्योंकि एंथोवर साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। ओके, अब बात करते हैं हम लोग ईसीजी के ग्राफ की। ईसीजी के ग्राफ में क्या होता है हमारा? ईसीजी के ग्राफ में हमारा पी पॉइंट होता है, क्यू आर एस एंड टी पॉइंट होता है। तो हम बात करेंगे इसमें पहले पी पॉइंट होता है। पी पॉइंट क्या होता है? द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या फिर उसका डीपोलराइजेशन होता है आर्टिया का, उसको कहते हैं हम लोग पी वेव। इसमें क्या होता है? जो दोनों आर्टिया है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और वहाँ से पी वेव जनरेट होती है। क्यूआरएस वेव की बात करें तो ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, मतलब वेंट्रिकल्स का। अभी पी वेव में क्या होता है? आर्ट्रिया का जो रहता है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद पी वेव जनरेट होता है। क्यू वेव और ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स के रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन से जो मतलब कॉन्ट्रैक्शन से विच इनिशिएट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली, मतलब कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? क्यू के बाद तुरंत कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है और सिस्टोल चालू हो जाता है। इसके बाद टी वेव की बात करते हैं। टी वेव क्या होता है? रिटर्न फ्रॉम द वेंट्रिकल्स फ्रॉम द एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट, मतलब क्या होता है? वेंट्रिकल नॉर्मल स्टेट में आते हैं, जैसे कि एक्साइट हुए हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, अब वो नॉर्मल स्टेट में आते हैं, उसको रिपोलराइजेशन कहते हैं। द एंड ऑफ टी वेव मेक इट्स अ सिस्टोल। जब टी वेव का एंड होता है तो वापस वो सिस्टोल हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं ऑब्वियसली बाय द काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ क्यूआरएस का जो नंबर रहता है, मतलब जो बीच का कॉम्प्लेक्स रहता है, बीच के कॉम्प्लेक्स को काउंट करके हम हार्ट बीट बता सकते हैं। और इनके साइज़ के ऊपर, मतलब ये ऐसे और बने रहते हैं, ये ऐसे और बने रहते हैं, तो इनका जो साइज़ रहता है उनको देख के हम हार्ट के कंडीशंस का भी पता लगाते हैं। Since the ECG obtained from the different individuals have the roughly same shape, मतलब जो शेप इनके अलग रहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन अलग रहते हैं, तो इससे हमें इंडिकेशन मिलता है एबनॉर्मलिटी ऑफ डिसीज। हैंस इट इज़ अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसका ये बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस माना जाता है। एनलार्जमेंट ऑफ पी वेव, अगर पी वेव हमारा बड़ा रहता है तो मतलब हमारे आर्टरी की साइज़ बड़ी है। आर वेव और एस और टी वेव का इंटरवल अगर हम देखें यहाँ पर एस और टी, इसका अगर हम इंटरवल की बात करें, अगर ये हमारा इंटरवल बढ़ा रहता है या हमारा आर वेव इंक्रीज़ हुआ रहता है, तो इसका क्या रहता है? साइज इंक्रीज़ हुआ रहता है, तो मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब हार्ट अटैक रहता है। टी वेव फ्लैट हो जाता है या एस टी डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब उनकी साइज़ कम हो जाती है। टी वेव फ्लैट हो जाता है या एस और टी वेव रहते हैं उनका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, तो मायोकार्डियल इस्कीमिया इसको कहते हैं, जिसका मतलब है ऑक्सीजन हार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये कंडीशन। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में मतलब स्ट्रेट लाइन हो जाती है, पिप पिप पी, ये वाला जब लाइन आता है तो इसका मतलब कार्डियक अरेस्ट हो गया है और जो डेथ हो गए हार्ट के मसल्स का। तो ये सर्कुलेटरी पार्ट पूरा था।